बच्चों वॉइस आ रही है? बच्चों मेरी वॉइस आ रही है आपको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके। बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स देख रहे थे कि जो कोई भी सेल बनता है उस सेल में जो हम लोग हाफ सेल यूज करते हैं वो किस किस तरह से बन सकता है। जैसे कि बच्चों आपने देखा कि कोई मेटल का रॉड लेकर के उस मेटल के रॉड को अगर आप किसी कंटेनर में डाल दें और उसी मेटल का अगर आप सॉल्यूशन भी डाल दोगे उसी कंटेनर में तो ये एक हाफ सेल बन सकता है। इट मे बी कि ये ऑक्सीडेशन वाला बने या रिडक्शन वाला पार्ट बने, पर कोई ना कोई एक पार्ट बन जाएगा। या बच्चों आपने ये भी देखा कि भाई हमारे पास ऐसा भी एक साइड जो है गैस वाला पार्ट ले सकते हैं, मतलब कि जैसे गैस प्रोवाइड कर रहे हो, प्लेटिनियम का वायर आपने यूज किया है, मतलब कि गैस भी लिया आपने और उसका आयन भी लिया और इलेक्ट्रोड भी लिया कोई ना कोई। और एक आपने ऐसा भी देखा बेटा कि जो रेडॉक्स वाला भी था। रेडॉक्स वाले में क्या हो रहा था भाई कि आप इन्हें ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिसमें एक पर्टिकुलर सब्सटेंस या पर्टिकुलर जो मेटल आप ले रहे हो वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर पॉसिबिलिटी थी कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ हो, तो वहां पर हम लोग बोलते हैं कि रेडॉक्स टाइप का हमारे पास हाफ सेल या इलेक्ट्रोड है। बच्चों जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टाइप का इलेक्ट्रोड, तो बच्चों नेक्स्ट इलेक्ट्रोड है हमारे पास मेटल और इस मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट, इस मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट और एक एनायन। मेटल, इनसॉल्युबल सॉल्ट और एक हम लोग क्या ले रहे हैं एनायन। इससे इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, इससे हम लोग इलेक्ट्रोड बना रहे हैं। तो बच्चों मेटल और उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट और इससे आप जो इलेक्ट्रोड बना रहे हो ये इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा देखो। बच्चों पहले तो मैं इसके बारे में लिखाने से पहले मैं इसका एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं कि देखो मान लीजिए हमारे पास ये कंटेनर है, ये कंटेनर हो गया बच्चों, और इस कंटेनर में आपने एक मेटल का कोई रॉड लगा दिया। यहां पर आपने एक मेटल का कोई रॉड लगा दिया, ये हो गया मेटल का कोई रॉड। ठीक है, आपने जो ये मेटल का रॉड लगाया इस पर आपने क्या किया, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट की कोटिंग कर दी। यहां पर ये जो आप कोटिंग कर रहे हो एक कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट की आपने इस पर कोई कोटिंग कर दी। इस तरीके से इस पर एक आपने कोटिंग कर ली। ये हो गई इस पर एक कोटिंग। बच्चों ये जो आपने कोटिंग कर दी, अब इस कंटेनर की बेटा अंदर आपको एक सॉल्यूशन भी भरना है। मान लीजिए आपने कोई सॉल्यूशन भर दिया इसमें, तो इस तरह का बेटा जो सिस्टम कहलाता है ये कहलाता है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। एनायन क्या है बेटा, इसके अंदर जो आपने सॉल्यूशन भरा होगा उसमें आपको एक सोर्स मिल जाएगा एनायन का,
जो आपने कोटिंग की है, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट की कोटिंग कर दी और आपने एक मेटल का रॉड लगा दिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिल्वर वाला जो इलेक्ट्रोड होता है, अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो ये सिल्वर है। ये बेटा एक आपके पास, ये याद रखना कि इट इज इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड, ठीक है, कर रखी है। किसकी कोटिंग है बेटा? ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट लाइक AgCl, इनसॉल्युबल सॉल्ट, इसकी आपने कोटिंग कर रखी है, ठीक है। और अब आपने इसमें बेटा जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये सॉल्यूशन जो है, ये सॉल्यूशन आपको दे रहा है, मान लीजिए क्लोराइड आयन। तो ये आपने मेटल लिया और इस मेटल का ही आपने एक सॉल्यूशन भर दिया इसमें, जो कि आपको एक एनायन प्रोवाइड कर रहा। रॉड के ऊपर आपने एक कोटिंग कर दी, तो ये आपके पास बन गया मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, एनायन इलेक्ट्रोड। बच्चों इसका जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है कई सारी बुक्स में, वो रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखा होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन मतलब क्वेश्चन के अंदर कुछ इस तरह का इसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। पहले तो एनायन, फिर बेटा मिडिल में आएगा आपके पास इनसॉल्युबल सॉल्ट, जैसे कि AgCl, साथ में सिल्वर, साथ में फिर बेटा आपको मेटल। तो इस तरीके से आप लिखोगे। इसमें बेटा और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसमें उल्टा लिखा हो, मतलब कि पहले मेटल दिया हो और एनायन जो है वो आपके पास लास्ट में दिया हो। मुद्दे की बात यह है कि चाहे वो मेटल हो, चाहे बेटा आपके पास आयन हो, दे विल ऑलवेज प्रेजेंट एट द कॉर्नर। ये आपको कॉर्नर पर ही मिलेगा, ये भी आपको कॉर्नर ही मिलेगा। नहीं रहा कि मैं पूरा लिखवाऊं कि भाई दिस टाइप ऑफ हाफ सेल कंटेन्स ए वन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग है एक इनसॉल्युबल सॉल्ट की, और यहाँ पर एक कंटेनर के अंदर आपने सॉल्यूशन भरा जो कि सोर्स है एनायन का। ये बात लिखने की कोई नीड नहीं है, आप बस इसका एक डायग्राम बना लो, एक रिप्रेजेंटेशन लिख लो, दैट इज सफिशिएंट। बना लो बेटा इसको। सर ये वाले चैप्टर में से आता है क्या है सर बोर्ड में से? इतना बड़ा नहीं है बेटा, चैप्टर तो छोटे ही है, पर जो नस्ट इक्वेशन है वो अलग अलग तरीके से इसमें देखी जाती है। अगर आप नोटिस करो ना तो एक ही चीज को आप 10 बार पढ़ रहे हो। भाई हाफ सेल, अभी आपने एक पूरा फुल सेल बना लिया, सेल के बारे में तो स्टडी कर रहे हैं आप हर एक पार्ट में। ध्यान से अगर आप सारे नोट्स को पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि इसमें सब में एक ही चीज लिखी हुई है, एक सेल। अब उसमें जो हाफ सेल यूज हो रहे हैं वो किस किस तरह के हो सकते हैं, जो फुल सेल बनता है कैसा कैसा बन सकता है, इक्वेशन कैसे अप्लाई कर रहे हो। हाँ, अब क्योंकि सेल आ रहा है तो थोड़े से हमारे फिजिक्स के टर्म भी आ जाते हैं, जैसे रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी, ये सारे टर्म्स भी आ जाते हैं। बट अल्टीमेटली आप एक सेल के बारे में स्टडी कर रहे हो, आप इसको इतने बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखो। आप केवल, आपके दिमाग में इस चैप्टर के अंदर चलनी चाहिए एक सेल, और जो सेल का जो कंस्ट्रक्शन मैंने फर्स्ट डे आपको पढ़ाया था तो पूरा डीप में मैंने आपको बताया था, इतना तो एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हो। एक जगह से वेरा, एक एनोडिक कंपार्टमेंट होगा, एक कैथोडिक कंपार्टमेंट होगा। अभी बेटा स्कूल ना खुलने की वजह से यही प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आपके स्कूल में एक्सपेरिमेंट में सेल बनवा दी जाती है आपसे, तो आपको पूरा आइडिया लग जाता है। सेल अगर जब आप अलग अलग तरह के हाफ सेल बनाते तो और ज्यादा आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर हो जाता। ये सब आपको बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि अच्छा इतने तरह के हमारे वहां हाफ सेल होते, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। आपसे अगर ये सारे काम एक्सपेरिमेंट करवा लिए जाए तो सब और नेक्स्ट इक्वेशन सब पे आपको वही सेम तरीके से अप्लाई करना है।
सर हाँ सर जो कल आपने रेडॉक्स इलेक्ट्रोड वाला बताया था डायग्राम, सब एक बार फिर डायग्राम बता दीजिए, बना नहीं था कल का। ऐसे हाँ सर। ये प्लेटिनियम वायर लगाया था इसमें, जो कि एक्ट कर रहा था एज अ इलेक्ट्रोड, और इसमें एक सॉल्यूशन भरा था आपने। इस सॉल्यूशन के अंदर मेटल दो स्टेट में था, एक मेटल था प्लस एन स्टेट में, और वही मेटल था एक प्लस एम स्टेट में। मैंने कहा था कि प्लस एम इज ग्रेटर देन इज प्लस एन, तो यहाँ पर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एक का रिडक्शन हो रहा होगा। ये था डायग्राम। सभी ने बना लिया हो तो एक नोट लिखवाऊं मैं? यस सर। कोई भी बच्चा बना तो नहीं रहा ना? देखो बच्चों, एक नोट लिख लेना। नोट में लिख लेना बेटा कि जो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और एनाइन वाला जो हाफ सेल है, मेटल मेटल आयन वाला, भाई मेटल लिया आपने और मेटल का उसका आयन लिया, इससे आपने एक सेल बनाया, ठीक है। इसको बेटा आप कन्वर्ट कर सकते हो, कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटल insoluble salt, insoluble salt की आवाज कन्वर्ट कट कर कर आ सकते रही। हो। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से शायद ऐसा हो रहा होगा। मेटल मेटल आयन सेल कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटल insoluble salt anion सेल, ठीक है। और बेटा ये जो होता है बहुत ही सिंपली होता है, सिंपली बाय एडिंग excess of anion of insoluble salt। भाई कोई अगर आपके पास बेटा मेटल मेटल आयन सेल है, अगर आप इसमें कोई ऐसा एनायन मिलाओ जो कि इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने की कैपेबिलिटी रखता हो, और उसका अमाउंट आप बढ़ाते जाओ, तो बेटा जो मेटल मेटल आयन होगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन सेल, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बट याद रखना बच्चों, ये कन्वर्ट होने के बाद भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो पहले दे रहा था वो उतनी देगा, मतलब चेंज नहीं होगा। सर ये कौन सा टॉपिक चल रहा है? जिसने हर्ष ने पूछा होगा ये क्वेश्चन। यस सर। हर्ष तुम बेटा क्लास के बाद ना मुझसे सारे ये लेक्चर, इसके जो भी लेक्चर्स हैं सबकी रिकॉर्डिंग्स ले लेना, ठीक है। और ऑर्गेनिक वाली क्लास जो मॉर्निंग में चल रही है उसके भी आप लिंक ले लेना, वो ज्यादा नहीं छूटी आपकी, उसके 4-5 ही लेक्चर छूटे हैं। तो आप सुबह 8 बजे वाली ओके क्लास सर। तो आपको इजीली समझ आने लगेगी, पर हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये चैप्टर
इसके लगभग 8-10 लेक्चर हो चुके हैं, तो अभी बीच से समझ में आना थोड़ा मुश्किल भी है, तो आप पहले इसके स्टार्टिंग के लेक्चर लेना, फिर जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा केमिकल काइनेटिक्स, वहां से तो आपको समझ में आने लगेगा। ओके सर। बच्चों एक नोट और लिख लेना, ये नोट याद रखना कि ये जो नोट मैं लिख रहा हूं ये ओनली फॉर दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और आईआईटी। ये उन्हीं बच्चों, एक फॉर्मूला में लिख रहा हूं, ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल insoluble salt anion cell plus E naught of oxidation potential of metal ion cell is equal to 0.059 upon n log of solubility product constant of insoluble salt। एक फॉर्मूला है जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए नीट और आईआईटी के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट बेटा निकलवाया जाता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे दिए जाते हैं। इस तरह के 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं एडवांस लेवल पर, ठीक है, या जो लोग एम्स वगैरह के पेपर में बेटा आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप ये नोट बोर्ड वाले बच्चे ना भी लिखे चलेगा, बट कंपटीशन वाले बच्चे सभी लोग लिख लेना ये फॉर्मूला। इसकी बेटा पूरी प्रूविंग भी है, बट मैं पूरी प्रूविंग करवाने आप डायरेक्टली यूज कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है वो बचा है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बच्चों हम लोग अब इलेक्ट्रोलिसिस बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी सब्सटेंस को कैटायन और एनायन के फॉर्म में ब्रेक किया जाता है, या उस सब्सटेंस को ब्रेक किया जाता है। जैसे वाटर के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दो, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर आप सोडियम क्लोराइड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दो तो बेटा वो सोडियम और क्लोरीन मतलब ब्रेक हो जाएगा, अपने सब्सटेंस को ब्रेक कर लेगा, डीकॉम्पोजिशन होता है बेटा। तो इलेक्ट्रोलिसिस का बेटा हम लोग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, क्वालिटेटिव का मतलब क्या हो रहा है वो उसके बारे में स्टडी करेंगे, और क्वांटिटी मतलब कि उसमें क्या क्या वैल्यूज आ सकती है पोटेंशियल वगैरह की, वो हम लोग क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में। तो 2 तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस को समझने वाले हैं। तो सभी बच्चे नेक्स्ट हेडिंग लिखो इस चैप्टर का, ये एंड का ही पार्ट है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, या आप लिखो पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, फिर हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस के क्या क्या एस्पेक्ट हैं, ठीक है। और राउस लॉ इस चैप्टर का तो सेकेंड लॉ है, एक तो नस्ट इक्वेशन और एक कोलराउस लॉ, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बेटा ऐसा प्रोसेस है या ऐसा सेल है जहां पर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन सा सेल है बच्चों? ऐसा सेल जहां पर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा हो। इलेक्ट्रोलिसिस कौन सा प्रोसेस है? जहां पर आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। तो आप इसमें लिख सकते हो बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल is that cell in which process of electrolysis
इलेक्ट्रोलिसिस में आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस passing electricity, passing electricity. The cell in which process of electrolysis is carried out is known as electrolytic cell, is known as electrolytic cell. इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसा सेल बेटा जहां पर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस कौन सा प्रोसेस है? सब्सटेंस जो है वो ब्रेक हो गया अपने पार्ट्स में। जनरली कैटायन एनायन में ब्रेक होता है, एक दूसरे को रिपेल करके एक चला जाता है कैथोड साइड, एक चला जाता है एनोड साइड। मैं अगर आपको डायग्राम बना करके बताऊं तो देखो कैसे होता है बच्चों। इसमें ना एक कंटेनर लिया जाता है लाइक दिस, ये कंटेनर लिया आपने और इस कंटेनर में एक कैथोड एनोड लगा दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पार्ट हो गया एनोड वाला और दूसरा पार्ट आपका हो गया कैथोड वाला। ये आपने एनोड कैथोड लगा दिया, ठीक है। ये आपके पास हो गया कैथोड और ये आपके पास हो गया एनोड। और इसमें आपने एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। इलेक्ट्रोलाइट बेटा वो सब्सटेंस होता है जिसको अपने पार्ट्स में ब्रेक होना होता है। आपने इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, ये आपने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। इलेक्ट्रोलाइट आपने इसमें भर दिया। ये जो बेटा टैंक है, इस टैंक को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक जहां पर ये पूरा प्रोसेस होने वाला है। इलेक्ट्रोलिटिक, ये बेटा जो टैंक है या कंटेनर है ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ टैंक है, याद रखना, ठीक है। ये आपके पास बेटा इलेक्ट्रोड हो गए। ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये इस इलेक्ट्रोड का काम होगा ऑक्सीडेशन कराना, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कराना। दूसरा वाला टैंक है, दूसरा वाला टैंक है वो करा रहा होगा रिडक्शन। दूसरा वाला जो इलेक्ट्रोड है ये करा रहा होगा रिडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का गेन। एक जो है गेन करा रहा होगा इलेक्ट्रॉन का। बच्चों जब आप इसको कनेक्ट करोगे एक सोर्स ऑफ करंट से लाइक बैटरी, तो ये जो है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपके पास हो गया सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ करंट। तो जैसे बेटा जहां से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराओगे तो जो कैटायंस होंगे वो कैटायंस बेटा भागेंगे, कैटायंस भागेंगे कैथोड की तरफ होंगे,
एनायन भागेंगे एनोड की तरफ, एनायन भागेंगे एनोड की तरफ। तो ये हमारे पास प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा किसी इलेक्ट्रोलाइट को जब आप एक कंटेनर में डाल दो, ठीक है, मोल्टन या एक्वस स्टेट में, और इस तरीके के आप सिस्टम में डालोगे, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। जैसे ही बेटा आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस को करोगे तो क्या होगा कि एनायन जो है वो एनोड की तरफ भाग जाएंगे और कैटायन की तरफ भाग जाएंगे। तो बेटा हमें ये पढ़ना है इसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कि जो सब्सटेंस है जो फॉर्म हो रहा है उसका नेचर कैसा रहने वाला है, कौन से फैक्टर हैं जो इस रिएक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा था उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, फिर पढ़ेंगे इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो पहले आप इसको आराम से बना लो बिल्कुल प्रॉपर, कलर पेन से ही बनाओ ताकि सारी चीजें आपको विजुअल और क्लियर रहें। आप इतना गंदा डायग्राम बना लेते हो कि भाई कुछ लोगों ने तो केवल ब्लू पेन से ही पूरा चैप्टर बना डाला, हेडिंग भी समझ में नहीं आ रही कि कौन सी हेडिंग कहाँ है। तो ऐसे नोट्स भी नहीं बनाओ कि आपको ही समझने में 2 दिन लग जाए कि आपने लिखा क्या था। जितना आप फेयर बनाओगे बेटा, जितना आप अच्छे से बनाओगे ना, उतनी ज्यादा आपको चीजें देर तक याद रहेंगी और आपको रिवीजन करने में भी बहुत कम टाइम लगेगा। आप अभी थोड़ा सा आलस का उल्टा सीधा ना, तो फिर ये आगे चल के यही चीजें आपको दिक्कत करेंगे, आप रिवीजन करने में भी आपकी ही नोटबुक से आपका मन नहीं करेगा। और फिर आप इतनी प्यारी नोटबुक बना लो कि देख के आपको बुक की जरूरत ना पड़े, आपने एक बार उठाया तो सब क्लियर एक ही बार में हो जाए, ऑल क्लियर ना हो। कि नोटबुक तो उठाई पर समझ ही नहीं आया कि हमने क्या पढ़ा था उस टाइम पे। इसलिए जब मैं डायग्राम बनाता तो इतने कलर यूज करने की कोशिश करता कि आपको हर एक चीज, नोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, एनायन कहाँ जा रहे, कैटायन कहाँ जा रहे, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, टैंक कौन सा है। बच्चों बन गया? यस सर। कोई बच्चा बना तो नहीं रहा? नो सर। देखो पहली हेडिंग है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बच्चों क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की अगर बात की जाए तो हम लोग बेसिकली प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है एनोड पर और कैथोड पर, और जो रिएक्शन हुई है उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में। तो बेटा आप इसमें लिख सकते हो कि टू डिटरमाइन quality, that is nature of products formed at cathode and anode during electrolysis.
as well as to analyze reaction taking place at anode and cathode, तो बच्चों आप इसमें पहली हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड, कौन कौन से बेटा फैक्टर्स हैं जो कि इस सेल रिएक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा जो सेल आपने बनाया, सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि भाई उसके अंदर जो आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला था, वो इलेक्ट्रोलाइट आपने कौन सा डाला, मतलब कि वो कितने आयंस को, आपके पास में दो एग्जांपल लो, आपने अगर NaCl लिया और आपने MgCl2 लिया, तो NaCl ब्रेक होने के बाद दो ही आयन दे रहा है, बट MgCl2 तो बेटा तीन आयन देगा, एक मैग्नीशियम के, दो क्लोरीन के। दूसरा बेटा वो इस बात पर भी डिपेंड कर सकता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया वो कैसे स्टेट में लिया, मोल्टेन लिया या एक्वस लिया। मोल्टेन का मतलब वो जो है ओनली सोडियम और क्लोरीन देगा, अगर एक्वस ले लिया तो उसमें जो वाटर अवेलेबल होगा वो भी ब्रेक हो जाएगा, H+ में, OH नेगेटिव में। डिपेंड कर सकती है कि जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया वो डाइल्यूट लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड लिया। कॉन्सेंट्रेटेड लिया तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा आयंस प्रोड्यूस कर दे। और एक और फैक्टर पर डिपेंड करता है हमारे पास कि इलेक्ट्रोड आपने कैसा लिया। वो इलेक्ट्रोड जो आप लगा रहे हो, कैथोड और एनोड, जो दो रॉड आप यूज कर रहे हो, वो रॉड जो है वो क्लब की, एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड जो किसी से रिएक्ट नहीं करता, पार्टिसिपेट ही नहीं करता वो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में। जैसे आपने प्लेटिनियम लगा दिया, कॉपर लगा दिया, तो इनको तो कोई लेने देना नहीं होगा, कैथोड एनोड, अगर आपने ये प्लेटिनियम और कॉपर वगैरह यूज कर लिए तो। बट अगर आपने कोई दूसरा इलेक्ट्रोड जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, जिंक, इस तरह के आपने यूज किए, तो ये पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में। तो इन सब बातों से किसी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर कि जो रिएक्शन हो रही होगी वो इन सब बातों से इफेक्ट हो सकती है। तो बच्चों आप इसमें पहला जो पॉइंट लिख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट वो लिख सकते हो कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चाहो तो बेटा आप इसमें एग्जांपल भी लिख सकते हो कि NaCl है तो ये तो दो ही आयन देगा, बट MgCl2 से तो आपको ज्यादा आयन मिल जाएंगे, या MgBr2 से तो आपको नंबर ऑफ आयंस की क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी। या सिल्वर नाइट्रेट ले लो आप, AgNO3, ये दो ही आयन देगा। H2SO4 या ZnCl2 ये सब ले लो, ज्यादा आयंस देगा। तो आपने किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट लिया कि वो कितने आयंस में ब्रेक हो सकता है, इससे भी रिएक्शन इफेक्ट हो सकती है। दूसरा सेकेंड पॉइंट, दैट इज मीडियम कैसा ले रहे हो आप इलेक्ट्रोलाइट का, भाई एक्वस ले रहे हो या मोल्टेन ले रहे हो, सॉलिड स्टेट में मत ले लेना, वो आयंस में ब्रेक ही नहीं हो पाए, ठीक है। तो आपको एक्वस या मोल्टेन स्टेट में लेना पड़ेगा। तो मीडियम बेटा आपके पास जो है, आप मोल्टेन भी ले सकते हो। मोल्टेन आपने जैसे मोल्टेन NaCl लिया तो आपको ओनली Na+ और Cl नेगेटिव मिला, और अगर आपने एक्वस NaCl ले लिया तो Na+ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में H+ OH नेगेटिव भी आयंस मिल गए, तो आपको नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मिल गए।
तो ये जो हम लोग प्रोसेस करा रहे हैं किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को ब्रेक करने का बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन अ पर्टिकुलर